हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर की सब कैटेगरीज में आता है एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स जो प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी मैटर की उसे एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट को आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और एक और तीसरी कैटेगरी पढ़ते हैं वैसे हम, दैट इज़ नॉन मेटल मेटेलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे मेटल्स के बारे में पर्टिकुलरली। तो एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड कौन कौन से हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, बोरोन है और जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। ये सभी किस में आते हैं, मेटेलॉइड्स में। मेटेलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर 118 एलिमेंट, अभी फ़िलहाल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसकी खोज मोजले ने की थी, हेनरी मोजले ने। और उस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से 7 मेटेलॉइड हैं। 7 मेटेलॉइड हैं। 118 में से लगभग 89 जो है मेटल्स हैं और लगभग 22 नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो मेटेलॉइड्स कितने हैं, संख्या में 7 हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इनको रखा गया है, मतलब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं। 7 हैं संख्या में। और इनसे अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जहाँ पे ये रखे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनसे राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं और उसके लेफ्ट साइड में क्या है, सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल्स कितने हैं, 89 है। पीरियोडिक टेबल में 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है रिगार्ड टू मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, लेकिन उससे पहले का और बात बता देती हूँ। मैं मेटल्स के बारे में दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो मेटल्स हैं, मेटल्स अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही भरे हुए हैं। आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने ये बताया है कि टोटल 118 एलिमेंट है, जिनमें से 89 के अप्रोक्सीमेट क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर उसको 4 खंडों में, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एस, पी, डी और एफ। थोड़ा सा मैं आइडिया दे भी देती हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में। कुछ इस तरीके से आपकी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है, नीचे तुम्हारा पी ब्लॉक आता है, यहाँ पे एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और यहाँ पे पी ब्लॉक है। ये यहाँ पे तुम्हारा पी ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो यहाँ पे हैं, इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में मेटेलॉइड्स प्रेजेंट हैं। तो इससे इधर सारे के सारे क्या है, मेटल्स भरे हुए हैं, इधर नॉन मेटल्स हैं, ओनली 22 है। यहाँ पे नीचे एफ ब्लॉक के अंदर भी क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मेटल्स के गुण क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मेटल हैं वो लश्रस होते हैं, चमकदार। आप सभी को पता है मेटल्स, जैसे हम धातु की बात करते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली क्या होते हैं, लश्चरस होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ ऑर्नामेंट्स हैं हम डालते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो सारे के सारे लश्चरस होते हैं। और ये कैसे होते हैं, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धन्य, जिनको चोट पहुंचाकर पतली पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे मेलिएबल बोलते हैं। तो जो अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, लश्चरस होते हैं। जैसे मेलिएबिलिटी की हम बात करते हैं तो मेलिएबल, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है, तो मोस्ट मेलिएबल मेटल जो है वो है गोल्ड। मोस्ट मेलिएबल मेटल क्या है, गोल्ड है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर
डक्टाइल। अच्छा, एक मेलिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, जिनको पतली पतली चादरों में पीट पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो जिंक है वो ब्रिटल होता है, वो आसानी से टूट जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा जो मेटल है वो ब्रिटल होता है, तो जिंक है, ब्रिटल होता है। ठीक है, अगर हम डक्टिलिटी की बात करते हैं, डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। क्या होता है? तन्य। जो जिनको लंबी लंबी वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो डक्टाइल मतलब तन्य। तो वायर, जिसकी वायर बना सकते हैं हम लंबी लंबी वायर्स में, तो सबसे ज़्यादा जो है डक्टाइल या मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? अपना गोल्ड ही है। ठीक है, गोल्ड ही सबसे ज़्यादा मेलिएबल है, गोल्ड ही सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, ये तुमसे पूछा जा सकता है। और इसका एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी को वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरकरी का एक एक्सेप्शन है। वैसे जितनी भी मेटल्स होती हैं सभी जो हैं सॉलिड होती हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन जो ये है आपका मरकरी है, Hg, ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, मोस्टली जो ऑलमोस्ट सभी मेटल्स हैं वे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वे बिजली के अच्छे चालक होते हैं और ऊष्मा के भी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। हालांकि सिल्वर काफ़ी महंगा है और आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा इसका रेट बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली सिल्वर को हम यूज़ नहीं कर सकते वायर्स में। तो सिल्वर की जगह हम यूज़ करते हैं इसके बाद कॉपर को। ठीक है, वैसे अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो क्या है? सिल्वर है। ठीक है, और जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि जैसे गैलियम है, गैलियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर हम उसे अपनी पाम पे रखते हैं तो वो इजीली मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, तो वैसे जनरली मेटल्स का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसमें गैलियम ऐसा है जो आसानी से पिघल जाता है। अच्छा, मेटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोडियम और पोटाशियम ये जो हैं काफ़ी नर्म होती हैं, तो इनको ईजीली जो है चाकू से, नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है, मेनली बात करते हैं पोटाशियम की। और सोडियम और पोटाशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ में सक्रियता में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो रिएक्टिव सीरीज़ में सबसे ऊपर रखा गया है इन्हें। और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव, इतने ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि ये एयर के साथ बर्न करना शुरू कर देते हैं, बर्न करते हैं। और इसलिए इनको जो है केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि एयर और वाटर के साथ ये रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, या बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, दे आर ओके, गुड कंडक्टर हो गया है हमारा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनका। ठीक है, और जैसे सोडियम और पोटाशियम है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और एक गैलियम का बताया मैंने तुम्हें। फिर इसके बाद जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सोनरस होती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करना, आवाज़ निकालती हैं। मतलब जैसे मंदिरों में घंटे हैं, वो किनके बने हुए हैं? मेटल्स के, और वो टन से उनसे आवाज़ आती है, तो इसका मतलब सोनोरस होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं मेटल्स। ठीक है, फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट जो है नॉन मेटल्स। ओके, चलो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक बार। नॉन लश्रस होते हैं। आमतौर पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकदार नहीं होते। अच्छा, ये मैंने तुम्हें वैसे बता दिया है। नॉन मेटल्स कितने होते हैं? संख्या में 22 होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो आयोडीन है वो एकमात्र ऐसी धातु है जो चमकदार होती है, जिसमें चमक होती है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रिटल, ये आसानी से टूट जाते हैं, बिजली के कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर। लेकिन एक्सेप्शन है, कार्बन का जो अपरूप है दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, ये एक टाइप का नॉन मेटल है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ग्रेफाइट। बाकी सारे के सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स जो हैं वे हार्ड नहीं होते। नॉन मेटल्स जो हैं जनरली हार्ड नहीं होते, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पूरी दुनिया में सबसे जो हार्ड मटेरियल है
या हार्ड जो सब्सटेंस है दैट इज़ डायमंड, और वो एक टाइप का नॉन मेटल है। हालांकि ये कहा नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, दे आर नॉट हार्ड, बट दुनिया में सबसे अगर कठोरतम तत्व है, एलिमेंट है कोई, तो वो डायमंड ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, सबसे कठोरतम जो तत्व है पूरी दुनिया में दैट इज़ डायमंड। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिजली के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर है, लेकिन एक्सेप्शन लिख रखा है, देखो ग्रेफाइट है जो बिजली को कंडक्ट करता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और नॉन सोनरस होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। रासायनिक गुण की किसी चीज़ के साथ रिएक्शन होती है, उनकी क्रिया होती है, तो क्या होता है। तो मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे क्या कहेंगे हम, मेटल ऑक्साइड। इनके जो, एक बात ध्यान रखना, तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है, और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जो बेस होते हैं, क्षारीय होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, 7 से कम होती है एसिड्स की, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी, पहला रासायनिक गुण था इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करते हैं अच्छा, कुछ एक जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब दोनों टाइप के गुण होते हैं उनके पास, एसिडिक नेचर का भी होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और जिंक, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, दोनों तरीके से बिहेव करेंगे ये। ठीक है, वैसे जनरली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। फिर इसके बाद ये एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हें, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, वाटर के साथ अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्डर है, एक ऑर्डर है कि सोडियम और पोटाशियम, अभी यहाँ पे ऑर्डर हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही आएगा ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहा यहाँ पे। अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर को, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है दैट इज़ सोडियम, सॉरी पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, और ये सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव क्या है, गोल्ड है। जैसे किसी ने ऑर्नामेंट पहन रखा है, कोई भी आभूषण पहन रखा है गोल्ड का, तो उसका वो कितने सालों तक पहने रखता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना किसी पानी का ना हवा का। और जो सोडियम है, सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर इसको एयर के अंदर रखेंगे तो ये एयर के साथ आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऐसे ही सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, जैसे 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 इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी, सक्रियता जो है वो कम होती जाती है, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसका मतलब अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, देख रहे थे हम वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन, सोडियम और पोटाशियम बहुत जल्दी जो है वोलेंटली रिएक्ट करता है, आग पकड़ लेता है। कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और इवन गोल्ड और सिल्वर और कॉपर हैं, ये पानी के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं, ना गर्म पानी के साथ, ना ठंडे पानी के साथ, ना भाप के साथ, किसी के नहीं। ये जो सोडियम और पोटाशियम था, सोडियम पोटाशियम, ये तो जनरली वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगा एयर के अंदर। पानी जो कैल्शियम है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ करेगा, आयरन स्टीम के साथ, और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं, ये इनकी तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, कैसे भी पानी के साथ नहीं होगी इनकी। अगर हम बात करें मेटल्स की एसिड्स के साथ, तो मेटल्स हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, अगर मेटल्स का रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ तो वो कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मेटल्स हैं कॉपर,
गोल्ड और सिल्वर, इनके साथ ये मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मेटल्स हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती या एसिड्स का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। तो विस्थापन रिएक्शन भी होती है मेटल्स के अंदर। जैसे Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu बना देता है। ये रिएक्शन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक ने कॉपर को हटा के खुद जगह बना ली है, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ये आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है यहाँ पे, एक मिनट पेन ले लेते हैं। चलिए देखिए, अभी रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव है, इधर पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। फिर हम आगे जैसे जैसे जाते हैं तो जिंक यहाँ पे पहले आता है और कॉपर बाद में आता है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है कंपैरेटिव टू कॉपर। तो जिंक बाद में आएगा और जिंक पहले आएगा और कॉपर बाद में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक को रिप्लेस कर दिया है कॉपर ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेटल्स का यूज़ क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। दूसरे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी को प्रोडिक्ट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रिएक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ क्या है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन है वो कैसे किया जाता है, मतलब धातुओं को जो है या जो भी धातु हैं इनके अयस्कों को जो है इनके अयस्कोस के तौर पे निकाला जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैं एज सच तो पड़े नहीं हुए हैं कहीं पे, तो ज़मीन में नीचे गड़े हुए हैं, ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं। तो वहाँ पे अयस्कों की फॉर्म में, अयस्क क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आपस में मिक्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उनके अंदर, उन्हें अयस्क बोलते हैं। तो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स निकालते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम ओर्स या अयस्क कहेंगे। तो मेटल्स हैं हम अयस्कों से ऑब्टेन करते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, हम कैसे निकालते हैं मेटल्स को, अयस्कों से निकालते हैं। और अयस्कों में क्या करना पड़ेगा, अयस्कों को अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं, जिनकी हेल्प से मेटल्स को इनसे सेपरेट किया जाता है। जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं, फ्लोटेशन करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट की हेल्प से, या फिर उसको वाटर से धो के, या फिर सेटल डाउन करवा के, अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मेटल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और दूसरे एक्सट्रैक्शन स्टेप क्या हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनको आसानी से जो है निकाला जा सकता है कंपैरेटिव टू जो लो रिएक्टिव होते हैं। बाकी और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, जैसे NaCl है, वहाँ से हम क्या करेंगे, मोल्ट करके उसको, और फिर उसमें से सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिंक और आयरन जैसे, तो उनको रोस्टिंग करेंगे, उनकी रोस्टिंग भ्रंजन मतलब उनको हीट करेंगे और फिर उनका रिडक्शन करेंगे। और सबसे कम रिएक्टिव हैं कॉपर और जैसे गोल्ड हैं, तो इनको हीट करके रोस्ट करके तब इनको हम सेपरेट करेंगे। तो अलग अलग तरीके हैं इनको सेपरेट करने के। ये इतना ज़्यादा बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेटल से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछ ली जाएंगी। तो मेटल्स के बारे में मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगले टॉपिक में हम नॉन मेटल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर और साथ में मेटलॉइड्स को। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।